नमस्कार, आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासरूम में। मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे जनजाति टॉपिक और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पहले वाली दो क्लासें बहुत शानदार तरीके से समझ में आई, बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने तीसरी क्लास पर अब बढ़ते हैं और तीसरी क्लास में हम जो है वो पढ़ रहे थे भील जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे? भील। और भील जनजाति की अब हमें पढ़नी है शब्दावली। ये जो भील जनजाति है, भील जनजाति है, इसकी हमें लास्ट पॉइंट ये देखा था कि इसकी शब्दावलियां कुछ देखनी है। क्या पढ़नी है मेरे भाई? शब्दावलियां। तो भील जनजाति जो है उसकी शब्दावलियां अपने को देखनी है। अब जैसे इसमें आपके सामने कुछ नाम आएंगे, जैसे कू। क्या नाम आएगा? कू किसे कहते हैं? कू। फिर नाम आएगा तापरा। फिर नाम आएगा फला। और फिर आपको नाम देखने को मिलेगा पाल। एक तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, कू, टापरा, फला, पाल, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपको एक नाम देखने को मिलेगा गमेती। क्या देखने को मिलेगा? गमेती। फिर आपको एक नाम देखने को मिलेगा खाएतू। क्या नाम देखने को मिलेगा? खाएतू। और फिर एक नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा कछाबू। क्या देखने को मिलेगा? कछाबू। कू किसे कहते हैं? टापरा किसे कहते हैं? फला, पाल, गमेती, खोयतू, कछाबू। अब ऐसे ये शब्द देंगे आपको और पूछेंगे बताओ इन शब्दों का जो संबंध है वो किससे है। जैसे आपको नाम दिया कू या टापरा, तो ये क्या होता है? तो कू या टापरा ये अपने घरों को बोलते हैं। इनके जो घर होते हैं ना उन्हें क्या नाम बोलते हैं? तो कू बोल देंगे या टापरा। तो घरों को जो ये लोग हैं अपने, वो क्या कहते हैं? कू या टापरा। तो घर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं कू या टापरा। घरों लिख लो या घर। फला, घरों का जो समूह होता है, घरों का समूह है। अब जी मान के चलो कि आपने बहुत सारा घर है आसपास, तो उसे हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मोहल्ला। मोहल्ला। और यहां पर ये बोलते हैं फला। घरों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला। और मोहल्लों का जो समूह है, मोहल्ला जो है, मोहल्लों का समूह है, वो क्या कहलाएगा? तो मोहल्लों का जो समूह है वह गांव कहलाएगा। याद रखना, गांव को क्या कहते हैं? गांव को कहते हैं ये लोग क्या? पाल। ये जो प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि पाल किसे बोलते हैं। तो गांव को क्या कहते हैं? गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। मोहल्ले को जो है वो फला कहते हैं। थोड़ा पारिभाषिक रूप से शब्दावली के रूप में ऐसे पूछ लिया कि मोहल्ले का समूह क्या कहलाता है। अब अपने को पता है बहुत सारे मोहल्ले मिलकर एक गांव बनता है, तो गांव को क्या कहते हैं? पाल। और इन गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती बोलते हैं। गांव के समूह का मुखिया, समूह है ये मतलब काफी गांव के समूह का मुखिया। यानी मेन अगर आप प्रश्न पूछ लेना भील जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं, तो गांव के समूह का मुखिया। या सीधा प्रश्न आए, मुखिया को क्या कहते हैं? जो मुखिया है उसे गमेती कहेंगे। क्या कहेंगे? गुमेती कहेंगे। और अगर सीधा प्रश्न आए गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो ये यहां लिख लेना ब्रैकेट में। ओनली प्रश्न आ जाए गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को बोलते हैं पालवी। गांव के मुखिया को पालवी कहते हैं, जबकि गांव के समूह का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती। गांव को जो मुखिया बिन तो बोला पालवी। हाँ। और गांव के समूह का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गमेती। करो याद, गमेती। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने दो है, एक खोयतू एक कछाबू है। खोयतू जो है वो कमर की धोती है, जिसे अपने तंग धोती बोलते हैं। यह कमर पर या कमर की धोती है। कमर की जो धोती है उसे क्या बोलते हैं? खोयतू। कछाबू, महिला द्वारा पहना जाने वाला घाघरा। महिला द्वारा या महिला का घाघरा है ना? तो याद रखना, पहना जाने वाला घाघरा, जाने वाला घाघरा। तो मेरे भाई महिला द्वारा
पहने जाने वाला जो घाघरा है वो क्या कहलाएगा? कछाबू। ऊ टापरा घरों को बोलते हैं, फला मोहल्ले को, पाल गांव को, गमेती गांव का जो समूह है उसका मुखिया होता है। ऐसे गांव के मुखिया को पाल भी बोलते हैं। खोयतू कमर की धोती, कछाबू महिला द्वारा पहने जाने वाला जो घाघरा है उसे यह नाम दिया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको और क्या क्या नाम इसके अंदर याद रखने हैं। तो एक शब्द आपको मिलेगा यहां पर, एक शब्द जो है वो सुनने को मिलेगा कीका। एक शब्द जो है वो सुनने को क्या मिलेगा इसके अंतर्गत? एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा कीका। एक जो है वो आपको सुनने को मिलेगा छेड़ा फाड़ना। अब ये शब्दावली लिखा रहा हूं, ये आपको याद करनी है, इससे प्रश्न बन जाते हैं। छेड़ा फाड़ना, कीका, छेड़ा फाड़ना, और आगड़, आगड़। फिर आपको याद रखना है यहां पर मातलोक, मात लोक। मात लोक के बाद आप याद रखोगे यहां पर हाउ, हाउ। और हाउ के बाद आप जो है वो याद रखोगे यहां पर हीरो। हाउ के बाद जो है वो क्या याद रखोगे? हीरो। कीका, छेड़ा फाड़ना, आगड़, मातलोक, हाउ। हाउ के बाद क्या याद रखोगे? हीरो। हीरो के बाद आप याद रखोगे यहां पर फायरे, 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 फायरे। चलो इतने पढ़ते हैं एक बार। तो देखो, कीका की बात करें तो भीलों के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? कीका। भीलों के छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? कीका कट जाए बच्चों को। अब महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम मिलता है वो भी क्या मिलता है? कीका ही मिलता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो पालन पोषण होता है वो भीलों में ही होता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, ये बचपन का नाम क्या मिलता है? बचपन का नाम जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? बचपन का नाम जो है वो कीका। क्या नाम देखने को मिलता है? कीका। बचपन का नाम जो है महाराणा प्रताप के क्या था? कीका था। छेड़ा फाड़ना, तो यह जो है वो एक तलाक की रस्म है, तलाक की रस्म है। यानी इसके द्वारा जो है वो क्या छेड़ा फाड़ा जाता है। जैसे मान के चलो इस अब चुन्नी टाइप के कपड़ों में, और इसको ऐसे बीच में से फाड़ देते हैं, ऐसे बीच में से फाड़ के एक तू ले जा लड़की वाले, एक लड़के वालों, और ऐसे इनके क्या होता है? तलाक होता है। ये तलाक की रस्म है। छेड़ा फाड़ना जो है वो क्या है? तलाक की रस्म। आगड़, पुरुष की मृत्यु पर उस पर बनाया गया जो चबूतरा होता है उसे आगड़ बोलते हैं। पुरुष की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उस पर बनाया गया चबूतरा, बनाया गया जो चबूतरा बोलते हैं अपने जिसे, उस चबूतरे को ये लोग क्या बोलते हैं? आगड़। क्या बोलते हैं? आगड़। मैं से मातलोक, मैं से महिला, महिला की मृत्यु के बाद, महिला की मृत्यु के पश्चात उस पर बनाया गया चबूतरा, ये सेम लिख लोगे। महिला की मृत्यु के पश्चात उस पर बनाया गया जो चबूतरा है वो क्या कहलाएगा? मातलोक। अच्छा, एक मजा की बात देखो, हाउ, सास को ये लोग क्या बोलते हैं? जो सासू माँ होती है ना, सासू, सास को कहते हैं ये हाउ। और हीरो बोलते हैं ससुर को, ससुर को क्या बोलते हैं? हीरो। फायरे, फायरे भीलों का रणघोष है, भीलों का रणघोष। यानी संकट काल के समय, विपत्ति के समय ये लोग क्या बोलने लग जाते हैं? फायरे, फायरे। तो संकट के समय ये लोग किस प्रकार से चलाते हैं? फायरे, फायरे। अब नोट लगा के एक बात लिख लेना नीचे, नोट, नोट। गुरु जी क्या बात लिखनी है? बात आपको ये लिखनी है कि एक नृत्य है जसनाथी संप्रदाय में जिसका नाम है अग्नि नृत्य। ये बीकानेर में किया जाता है। कौन से संप्रदाय का है? जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय, संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य करते समय, करते समय ये लोग बोलते हैं फतेह, 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 फतेह। इन दोनों शब्दों में अंतर है। वो लोग तो क्या बोलते हैं? फायरे, फायरे। जबकि फतेह, फतेह कौन बोलते हैं? जसनाथी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय। और अग्नि नृत्य राजस्थान में गठा को फेमस है, बीकानेर। क्योंकि ये जसनाथी जो संप्रदाय आपको देखने को मिलता है ये कहाँ का देखने को मिलता है? कतरियासर। और कतरियासर गठा है बीकानेर में। तो ये सिंपल सी बातें। कीका सिंपल है, भीलों में छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? कीका। छेड़ा फाड़ना तलाक की एक रस्म है। आगड़, आगड़ पुरुष की मृत्यु पर बनाया गया चबूतरा। मैं हूं मातलोक, मैं हूं महिला, महिला की मृत्यु पर बनाया गया चबूतरा मातलोक।
हाउ सास को बोलते हैं हीरो ससुर को, और फायरे फायरे ये जब इन पे संकट आता है तो ये कैसे चलाने लग जाते हैं, फायरे 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 फायरे। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया। आगे, आगे आपको क्या आगे क्या सुनने को मिलेगा? पाखरिया। पाखरिया क्या होता है? फिर आपको शब्द सुनने को मिल सकता है कांडी। क्या है कांडी? पाखरिया सुनने को मिलेगा। पाखरिया के बाद जो है वो आपको क्या सुनने को मिलेगा? कांडी। कांडी के बाद आपको सुनने को मिलेगा पाडा। क्या सुनने को मिल सकता है? पाडा। और इसके बाद आपको सुनने को मिलेगा दजिया। या आपको एक शब्द और सुनने को मिल सकता है जिसका नाम है चिमाता। फिर एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको। उस व्यक्ति का नाम है गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा। ये तीन चीजें फिर आपको नेक्स्ट पेज पे इतनी बातें याद रखनी है। देखो, भीलों में सबसे इज्जतवान जो व्यक्ति होता है, भीलों में सबसे इज्जतवान जो व्यक्ति है, सबसे इज्जतवान व्यक्ति है, इज्जतवान जो व्यक्ति है को कहते हैं, सबसे इज्जतवान जो व्यक्ति है उसे क्या बोलते हैं? पाखरिया, या पखरिया भी बोलते हैं। कांडी, अगर आप बोल दोगे ना, जहां पर भील जनजाति के लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं वहां बोल दोगे कांडी, तो कांडी को ये लोग क्या मानते हैं? गाली। क्या बोलते हैं ना कांडी, तो वो सोच रहे हैं कि गाली निकाल रहा है, फिर पीटेंगे आपको। अगर आप बोलोगे पाडा तो वो लोग खुश हो जाएंगे। पाडा कहने पर ये लोग जो है वो खुशी महसूस करते हैं, है ना? क्या कहोगे? पाडा कहते ये लोग खुश हो जाएंगे। दजिया और एक चिमाता दो शब्द हैं। तो देखो मेरे भाई, दजिया की बात करें तो ये क्या है? मैदान है। इस मैदानी भाग पर जो है खेती करना, है ना? और ये हो गया चिमाता। चिमाता की बात करें तो जैसे यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है पर्वतीय। अब होता ये है कि यदि आप इस भाग में जो है वो खेती कर रहे हो, इस भाग में जो है वो क्या कर रहे हो? आप खेती कर रहे हो। ये देखो, ये तो मैदानी भाग पर। और एक क्या होता है, कई बार आपको ऐसे पर्वतीय भाग पर भी खेती देखने को मिलती है की हुई। तो पर्वतीय भाग पर जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं? वो देखो, ये भाग कौन सा हो गया? पर्वतीय। तो देखो, माता वगैरह के मंदिर पर्वत पर ही होते हैं, ऐसे याद रखना। तो दजिया मैदानी भाग पर की जाने वाली खेती है। मैदानी भाग पर की जाने वाली क्या कहलाती है? बिलों में दजिया। और चिमाता, माता के मंदिर कहाँ होते हैं? पर्वत पे। से ट्रिक याद करना। तो पर्वतीय कृषि जो है, ये पर्वत भाग पर की जाने वाली, पर्वत भाग पर की जाने वाली खेती है। अब देखो, तो एक मैदानी भाग पर जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं? दजिया। और जो पर्वतीय भाग पर खेती की जा रही है, मेरे भाई याद रखना, उसे क्या कहेंगे? चिमाता। अरे जगहों के ध्यान में इतनी बात। बताओ। तो बिल्कुल है, पाखरिया सबसे इज्जतवान व्यक्ति होता है, सबसे इज्जतवान व्यक्ति है उसे कहेंगे। कांडी या गाली समझे। और पाडा खुश हो जाएंगे, पाडा कहते ही। दजिया मैदानी भाग पर की जाने वाली कृषि, चिमाता पर्वतीय भाग पर की जाने वाली। गोवर्धन लाल बाबा। अगर आपसे पूछे भीलों के सर्वाधिक चित्र किसने बनाए थे, तो भीलों के सर्वाधिक जो चित्र बनाए थे, सर्वाधिक चित्र बनाए, उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? चित्र बनाए, उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। इसलिए गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहते हैं। भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा कहते हैं। तो याद रखना, भीलों का
चितेरा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा को। गोवर्धन लाल बाबा को जो है वो क्या कहते हैं? भीलों का चितेरा। चिमाता पर्वतीय भाग पर की जाने वाली खेती, और दजिया जो मैदानी भाग पर खेती की जाती है उसे कहते हैं। ये खेती जो है वो आदिवासियों में प्रचलित है, हमारे यहाँ पर इस प्रकार की खेती नहीं होती। और आदिवासियों में भी अगर बात करें तो भीलों में ये खेती ज्यादा देखने को मिलती है। इसे स्थानांतरित कृषि कृषि भी बोलते हैं आदिवासियों में, वालरा खेती भी बोलते हैं और झुमिंग भी कहते हैं। ये सभी इसी के नाम है। समझ में आ गई इतनी बात? जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, चलिए, तो ये इतने शब्द आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। फिर उसके बाद आपको और कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे? और आपको शब्दों की बात की जाए तो आपको शब्द देखने को मिल सकते हैं, शब्द देखने को मिल सकते हैं डाम। ये डाम क्या है, ये सुनने को मिल सकता है आपको। और डाम के अलावा, हाँ, आपको एक शब्द देखने को मिल सकता है पोत्या। पोत्या क्या होता है? डाम। डाम के अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है? पोत्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, फिर आपको एक देखने को मिलता है इनका जो पवित्र स्थान है, पवित्र जो स्थल है, स्थान है, वो कौन सा है? ठीक है। फिर आपको देखने को मिल सकता है इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है, पवित्र वृक्ष कौन सा है। ये प्रश्न और पढ़ो। देखो, डाम क्या है? ये रोग उपचार की एक विधि है। जैसे रोग कोई हो गया किसी के, तो उसका उपचार कैसे किया जाए? मान के चलो आपने खांसी होगी तो घर का काढ़ा वगैरह पियावे, हाँ गुरुजी पिलाते हैं, तो वो हमारी रोगाउपचार विधि है। इनकी जो रोगाउपचार विधि है उसे डाम बोलते हैं। रोगा रोगा रोगाउपचार विधि, रोगाउपचार विधि, उसे क्या बोलते हैं? डाम बोलते हैं। पोत्या, साफे को क्या बोलते हैं? साफा जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पोत्या। इनका जो पवित्र स्थान है उसका नाम हो जाएगा वनेश्वर। पवित्र स्थान जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वनेश्वर धाम। और ये जो वनेश्वर धाम है ये नवाटपुरा गांव में है। कहां पर है? नवाटपुरा गांव में। नवाटपुरा गांव की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ देखने को मिलता है? डूंगरपुर में। नवाटपुरा गांव जो है वो कहाँ आ जाएगा? डूंगरपुर में। तो नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में आपको ये देखने को मिलता है वनेश्वर धाम। यहां पर जो मेला भरता है वो भरता है माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को भरता है, भरता है। तो मेरे भाई, यहां पर जो मेला भरता है वो कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला कहां भरता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं उस मेले की बात करें तो वो पवित्र स्थान बनेश्वर भरता है। इसे बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई मेरे? इसे जो है वो बागड़ का पुष्कर, बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं इसे, बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, है ना। इसे ही नीला पानी का मेला कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए नीला पानी का मेला कहाँ भरता है, तो नीला पानी का जो मेला है वह जो है नवाटपुरा डूंगरपुर में ही भरता है। ये जो वनेश्वर है यहाँ तीन नदियां आपस में आकर मिलती है। एक नदी का नाम है सोम, और एक नदी का नाम है माही, और एक नदी का नाम हो जाएगा जाखम, जाखम नदी। और तीन नदी जहां आपस में आकर मिले वहां बनता है त्रिवेणी संगम। तीन नदियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। जैसे ये यहां से नदी आई माही, फिर ऊपर से इसमें एक नदी आकर मिली, फिर इधर से एक नदी आकर मिली, तो जहां पर तीन नदियां मिल रही है, जहां पर तीन नदियां मिल रही है वहां बनेगा त्रिवेणी संगम। तो वनेश्वर धाम में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदी का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कहाँ बनता है? वनेश्वर धाम में। अरे अरे जागो ध्यान में। हाँ, बनेश्वर धाम में जिको है वो त्रिवेणी संगम बना है। सर इनका पवित्र वृक्ष बता दीजिएगा। अगर मेरे भाई हम बात करते हैं इनके पवित्र वृक्ष की, तो इनका जो पवित्र वृक्ष माना जाता है वो माना जाता है कौन सा? महुआ का वृक्ष। कौन सा वृक्ष मानते हैं? महुआ का। महुआ का जो वृक्ष है वो इनका जो है पवित्र वृक्ष मानते हैं। और महुआ का वृक्ष एक प्रश्न याद कर लेना, इसे ही आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं।
आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? महुआ का। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है वो किन्हें कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ के वृक्ष को कहते हैं। और एक प्रश्न और याद कर लो, 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और लिखा रहा हूं यहाँ, इस पेड़ के पास ही लिखा रहा हूं, याद कर लेना, भूल मत जाना। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी जो दिवस है वो 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस कब आता है? आदिवासी दिवस जो है वो आता है 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त। 9 अगस्त को जो है, 9 याद रखना, 9 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है कौन सा? आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस जो है वो कब आएगा? 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। एक ये प्रश्न आपको जो है वो याद रख लेना है। अच्छा, राजस्थान में एक ये प्रवासी राजस्थान दिवस जो मनाया जा रहा है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, और पहली बार जयपुर में बनाया गया। ये नोट लगा के लिखो तो लिख लेना, प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रवासी राजस्थानी दिवस की यदि आप बात करा, प्रवासी राजस्थानी दिवस की बात करा, तो याद क्या करना है? वो प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, कर लो याद। और इसकी शुरुआत जो राजस्थानी किस जिले से हुई? जयपुर। जयपुर से जो है ये प्रवासी राजस्थान दिवस जो है बनाया गया। तो राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो जयपुर में। तो इतनी बातें याद रखो। पवित्र स्थान पूछे तो वनेश्वर धाम हो गया। धाम मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, क्योंकि वनेश्वर धाम फेमस है खंडित शिवलिंग के कारण। यहाँ पर राजस्थान में जो है वो खंडित शिवलिंग देखने को मिलता है। बाकी अपंठा है कि कोई मूर्ति खंडित हो जाती है ना, जैसे मंदिर में कोई मूर्ति गिर गई, वो खंडित हो गई, टूट गई, तो खंडित खंडित जो मूर्तियां होती है उनकी पूजा नहीं होती है। खंडित जो मूर्तियां होती है उनकी पूजा नहीं होती है, ये बात आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और पहली बार ये दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया? जयपुर में। पवित्र स्थल पूछे तो वनेश्वर धाम, और पवित्र वृक्ष पूछे तो कौन सा हो जाएगा? महुआ का वृक्ष इनको जो है पवित्र वृक्ष ही मानते हैं जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें जो वो लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं कुछ बातें जो है वो लिखा दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, इसमें कुछ ओढ़नियों के प्रकार होते हैं आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी। ओढ़नी इनके द्वारा कौन कौन सी पहनी जाती है? तो एक तो याद रखोगे तारा भात। एक तो इनकी महिलाओं द्वारा तारा भात की ओढ़नी जो वो ओढ़ी जाती है। एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वार भात, भात की ओढ़नी। और एक हो जाएगा केरी भात। एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केरी भात की ओढ़नी। तो ये 3 ओढ़नियां जो है वो आपको याद रखनी है। ये ओढ़नियों के प्रकार भी हैं, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, और केरी भात की जो है वो ओढ़नी। ओके, चलिए। अब इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, ठीक है। अब आप इसके बाद जो वो लिखोगे, इसके बाद जो है वो आप लिखोगे कि भीलों को लेकर, आदिवासियों को लेकर जो काम किए उस व्यक्ति का नाम है गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी जी द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा की स्थापना की किसने की थी? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी जो है वो काम कर रहे थे आदिवासियों के लिए, गोविंद गिरी जी। तो इन्होंने सब सभा की स्थापना की, और इसकी जो है पहली एक तरह से आप ये मान लो बैठक हो रही थी। और वो बैठक हो रही थी मानगढ़ धाम, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। कौन सा धाम हो जाएगा? मानगढ़ धाम। शाबाश, बहुत बढ़िया। और गोविंद गिरी जी ने ही चलाया था बिलों के उत्थान के लिए भगत पंथ। ये भी याद रखना। भगत पंथ किसने चलाया? अगर प्रश्न पूछे, कोई नहीं के द्वारा चलाया गया। अब देखो, इस गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में एक धाम है, और उस धाम का नाम हो जाएगा मानगढ़। कौन सा धाम हो जाएगा? मानगढ़ धाम।
मानगढ़ धाम जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? बांसवाड़ा में। नवंबर का महीना था, बात है 1913 की। 1913 के अंदर यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो भील लोग हैं वो अपनी, मतलब देखो ये जनजातियां हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है यहां पर आंदोलन कर रहे थे। और यहां पर एक बड़ा सा जो है आग का धुआं जो है जल रहा था इधर, एक बहुत बड़ा आग का धुआं जल रहा था। जी सर। अब हुआ ये कि यहां पर पुलिस भी खड़े थे, पुलिस लोग भी जो है वो खड़े थे। तो पुलिस ने भीलों को कहा कि तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र है ना, वो एक धुने में डाल दो। इन भीलों को क्या कहा कि तुम्हारे पास जो अस्त्र है, हमारे पास जो अस्त्र है, वो आप इन धुने में डाल दो और शांतिपूर्वक यहाँ विद्रोह करो। बाकी ये विद्रोह यहाँ शांतिपूर्वक ही कर रहे थे। और इन्होंने ये बात मानी नहीं कि हम नहीं भाई, हम क्यों डालें अस्त्र शस्त्र। और ये बात कहते ही यहाँ पुलिस ने जो है वो गोलाबारी कर दी। और ऐसे बताते हैं इस मानगढ़, इस स्थल में यहाँ 1500 से अधिक भील जो है वो शहीद हुए थे। 1500 से अधिक, 2000 प्लस घायल हो गए थे। 1500 से अधिक भील जो है वो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और ऐसी घटना भाई साहब राजस्थान में नहीं हुई, इसलिए इसकी तुलना की जाती है। इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं मानगढ़ धाम को। तो कहां पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के अंदर जो है वो घटना घटित होती है। इसकी कई बार एग्जाम में एक्चुअल डेट भी याद पूछ ली जाती है। तो एक्चुअल डेट 17 नवंबर की आप याद रख सकते हो। 17 नवंबर, एक बार और बोलो। 17 नवंबर, एक बार और बोल दो। 17 नवंबर। तो मानगढ़ में ये जो घटना होती है, जो 1500 भील शहीद हुए थे, ये घटना कब होती है? 17 नवंबर को। तो यहाँ पर आदिवासियों के लिए काम गोविंदगिरी जो कर रहे थे, उनके यहाँ आंदोलन को असफल कर दिया और बहुत ज्यादा भील जो है, बहुत संख्या में यहाँ पर भील जो है वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो एक घटना आपको ये याद रखनी है 1883 वाली। तो संत सभा की स्थापना किसने की? कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है। गोविंदगिरी ने। कब की? 1883 में। 1883 में जो है वो संत सभा की स्थापना की गई। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरजी भगत। उस व्यक्ति का भी स्टोरी जो है वो आप याद करोगे। क्या नाम है? व्यक्ति का जो नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा सुरजी भगत। सुरजी भगत में आपको बात याद रखनी है कि भील जनजाति की धार्मिक सामाजिक सुधार के जो नेता थे वो सुरजी भगत थे। भील जनजाति के, भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता। तो धार्मिक को मतलब और सामाजिक सुधारक का मतलब क्या होता है कि धर्म के मामले में इसमें सुधार करना, और सामाजिक जो मतभेद है, जो प्रथाएं हैं, जो बढ़िया चीजें उनका तो आगे बढ़ाना उनको, और जो कुप्रथाएं वगैरह उनका विरोध करना। तो उसको लेकर जो सुरजी भगत ने यहाँ पर जो है काम किया। किसने काम किया? सुरजी भगत ने। ये बात याद रखना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, गोविंदगिरी कई बार तपोभूमि पूछ लेते हैं कहां पर है, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा उनकी क्या रहेगी? तपोभूमि रहेगी। अच्छा, एक प्रश्न आता है आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं? ये आप लिखोगे। आदिवासियों को पवित्र वृक्ष पढ़ लिया, आदिवासियों का कुंभ पढ़ लिया, तो आदिवासियों के मसीहा भी पढ़ लेना। आदिवासियों के मसीहा। आदिवासियों के मसीहा जो है वो मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। इन्हें कहा जाता है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा कहते हैं। इन्होंने 1921 में, 21 एक है ना, 1921 में एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया। कहां पर? मातृकुंडिया रासीम। रासीम, और रासीम कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो है इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। तो आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों के मसीहा जो है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अब
अब आपको इसके अंदर जो है वो आपको विभिन्न विभिन्न विवाहों के प्रकार मिलेंगे। तो भीलों में विवाह के प्रकार, बस ये भील पढ़ लिया तो आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी जानकारी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, भीलों में विवाह के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये पढ़ने हैं। देखो भाई साहब, अब हम पढ़ेंगे भीलों में विवाह के प्रकार। जी मैं सारा हूं, पहला एक नंबर पे तो बात करेंगे, वो करेंगे हरण विवाह की। सर हरण विवाह कैसे होता है? इसमें कन्या जो होती है ना उसका हरण किया जाता है, यानी अपहरण किया जाता है। क्या किया जाता है? अपहरण करके विवाह किया जाता है। याद रखोगे, लड़का कन्या का अपहरण करके विवाह करता है, विवाह करता है। सोच के देखो, आज ये बात मैं यहां बोल रहा हूं ना, आपको ऐसे फील होगा कि गुरुजी ऐसे कैसे, मतलब किसी कन्या को अगवा करके अपहरण करके जो है शादी कर ले, के मुजाले भी वो हाथ लगा दे कन्या का हमारा मोहल्ला में। तो अब अपने मन में ऐसे बात रहती है, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर है ना हरण विवाह चलता है। यानी लड़का क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलके कन्या का अपहरण कर लेता है। दोस्तों के साथ मिले, किसी भी ज्यादातर दोस्तों के साथ मिलके करता है, कन्या का अपहरण कर लिया। अब अपहरण के अंदर उस कन्या की सहमति नहीं है, कन्या की जो है वो सहमति नहीं है, सहमति नहीं है पहली बात। फिर इसके माता पिता की भी सहमति नहीं है, माता पिता की भी सहमति नहीं है। और ऐसे में जो है वो विवाह करता है, ऐसे में उस कन्या के साथ। तो क्या वो कन्या उसके साथ कभी खुश रह पाएगी क्या? ये सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। आप जबरदस्ती किसी को अपने पास रखना चाहते हो तो क्या वो रह पाएगी? नहीं। तो ऐसे में क्या है, हरण विवाह के अब तो जैसे मान लो भिल्लो ये जनजाति इनमें चलता है, कह नहीं सकते, आज चलता भी होगा। लेकिन क्या गुरुजी हमारे मन में आ जाए कभी ऐसे कि हम ऐसा कर लें? भाई साहब, भारतीय दंड संहिता पढ़ो, इंडियन पेनल कोड पढ़ो, धारा 366 में ये बात लिखी है कि अगर आप इस प्रकार का काम करते हो 10 साल की सजा है आपको। कितने साल की सजा है? 10 साल की। तो आईपीसी की अगर अब ऐसे करते हैं ना, तो याद रखना आईपीसी की धारा, धारा कौन सी? 366 के तहत हमें 10 वर्ष की सजा हो सकती है, और जुर्माना, जुर्माना भी है। तो 10 साल की सजा अगर इस प्रकार का हम करतूत करने का काम जो है प्रयास करते हैं। वर्ण विवाह में आप ये बात याद रखना कि बिना परिवार और बिना लड़की की सहमति के लड़की को अपहरण कर लिया जाता था, फिर उससे शादी करना क्या कहलाता है? हरण विवाह। क्या कहलाता है? हरण विवाह। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आएगा परिवीक्षा विवाह। कौन सा विवाह आएगा? परिवीक्षा। ये विवाह किस प्रकार से होता है? इसमें लड़का जो होता है ना, वो लड़की के पिताजी को खुश करता है, उसे बोलते हैं परिवीक्षा विवाह। याद रखना, लड़के द्वारा वीरता दिखाकर लड़की के पिता को खुश किया जाता है ना। लड़के द्वारा, लिखो लिखो, लड़के द्वारा वीरता दिखाकर, वीरता दिखाकर कन्या के या लड़की के पिता को, यानी पिता को वीरता दिखाएगा तो पिता ही खुश होगा ना, पिता को खुश किया जाता है, खुश किया जाता है। अगर ये पिता खुश हो गया तो ये शादी पक्की है। और वो क्या दिखानी होगी? उसको वीरता का परिचय देना होगा कि हाँ ये जो पुरुष है ये वीर है, तभी वो पिता उसका शादी करते हैं आगे। फिर एक है सेवा विवाह। एक आएगा इसमें कौन सा विवाह? सेवा। एक जो विवाह का प्रकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेवा विवाह। सेवा में क्या होता है? लड़का क्या करता है इसमें? लड़का लड़की के, लड़का कन्या के, या लड़की लिख लो, कन्या के माता पिता के घर रहता है, माता पिता के घर रहकर, के घर रहकर सेवा करता है, रहकर सेवा करता है। देख लो, यानी यहां पर बात हो रही है इस लड़के की, ये लड़का जाएगा कन्या के घर पे और वही रहना, जिसे अपने बोलते हैं घर जुआई बन गया ये तो। अब तो उनके माता पिता की सेवा करता है, अपने माँ बापों को छोड़ता है। जी एक तरह ये लड़की वाला रोल निभा रहा है यहाँ पर।
वैसे लड़की जाती है घर छोड़ के दूसरे के माता पिता की सेवा करने, यहाँ ये लड़का जाएगा माता पिता की सेवा करने, उसे बोलते हैं सेवा विवाह। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह। नेक्स्ट लिखोगे इसके बाद आप हट विवाह। कन्या को भगाकर शादी करना, ये आजकल चर्चा में ज्यादा ही चल रहा है। कन्या को भगाकर शादी करना, शादी करना क्या कहलाता है? हट विवाह। कैसे भागते हैं? ऐसे हाथ पकड़ के खूब तेज भाग के चले जाते हैं, ऐसे नहीं। अब आप ये सोचोगे सर हमारे ये क्या पंगा है कि लव मैरिज वगैरह जो होती है उनको स्वीकार क्यों नहीं करते, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? इसके पीछे तीन चार रीजन हो सकते हैं कि नहीं है। और दूसरी आप एक चीज और देखने को मिलती है इसमें, कि एक तो एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी बात ये है कि जो लव मैरिज वगैरह होती है ना, कि आपको नकारात्मक ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। मान के चलना लगभग 90% जो है ये असफल ही होते हैं। 10% हो सकता है पास हो जाए, बाकी 90% लव मैरिज जो है वो क्या होती है? असफल। इसके पीछे कारण है एक। कारण क्या है कि मान लो आप किसी लड़की या लड़के से प्रेम करते हो और भागकर शादी कर ली। अब हो सकता है लड़के वाले जो हैं वो अपना ले लड़के को, कोई बात नहीं है। कई तो अपनाते भी नहीं है। अब नहीं अपनाया तो वो चला गया कहीं और रहने लग गया। लड़का तो फिर भी छुप छुप के अपनी मम्मी से बात कर लेगा, भाई से कर लेगा, कनेक्टिविटी रहती है। लड़की लड़की को तो बिल्कुल ही, अपने देखा जाता है, देखने को मिलता है, लड़की को तो बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। घर अब देख ही मत लेना, घर के पास तूने ऐसा कदम उठाया ना, मोहल्ले की तरफ ही मत देख लेना। अब वो लड़की क्या है, वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाती, ना किसी से बात कर पाती है, ना किसी से। तो अब जिसके लिए भागी थी, अब वो तो उसके पास ही रह रहा है 24 घंटे। अब उससे एक महीना रहेगी पास में, फिर वो चीजें देखो। आपको लग रहा है, मैं आपको ये बात रियल बता रहा हूँ, आप भारत की कितनी मर्जी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें, कितनी मर्जी बड़ी गद्दी पर जो है वो आप बैठ जाओ, 6 महीने से ज्यादा उसका चस्का नहीं रहने वाला। ये बात समझ रहे हो आप? जैसे हमें कभी लगता था कि कभी टीचर बनेंगे क्या, कभी हम भी पढ़ाएंगे क्या, बनेंगे आज। टीचर बने शुरू शुरू में तो इतना मैं कहूँ ऐसे रहा 6 महीने, अरे वाह। और बाद में वो चीजें सब सामान्य चलने लगी जैसे पहले थी। आपको भी कईयों को देखकर लगता होगा कि हम यहाँ आ जाएं गुरु जी की तरह, गुरु जी की तरह इतना आ जाए तो ही बहुत है। लगता ही है आपकी, आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी कल्पनाएं बढ़ती रहती है। अब जैसे आप कलेक्टर भी बन जाओगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं। वो रहेगा, आप वीडियो डालोगे, फोटो खींच कर डालोगे, देखो हम कलेक्टर लगे, हम यहाँ वो। 3 या 6 महीने से ज्यादा वो फिर वो ही दिन वापस सामान्य चलने लग जाते हैं। अब जैसे आप नौकरी की पीछे लगे हो कि नौकरी मिलेगी, कैसे दिन होंगे, लग जाओगे, और बाद में वो दिन सामान्य आपके वैसे ही लग जाएंगे। कोई भी चीज है वो एक बार लगता है अपने को। अब जैसे मान लो आप किसी लड़की से प्रेम करते थे, और आज वो आपको छोड़ के चली गई, या आप उसको छोड़कर चले गए, जो भी कारण रहा होगा, आप ये देखो कि 1 डेढ़ साल 2 साल बाद आप उसे भुला देते हो, क्योंकि ये समय है। ये हमारे अंदर जो भी सिस्टम है बहुत अच्छा है भूलने वाला। तो अगर ये भूलने वाला ना होता तो आज से 10 साल पहले हमारे घर में कोई दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी, कोई भी अगर हम बात करें, इसके अलावा कोई परिवार में सदस्य चला गया अब वो जीवन भर के लिए, तो हम उसको भूल गए ना आज, 5 साल बाद भूले, 3 साल बाद। तो ऐसे क्या है कि ये भूलने वाली कैपेसिटी सभी में दी है, और ये जरूरी भी है। अब आप उसको भूल गए, अब जीवन तो सही चलने लग गया ना, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते ही सही, आया नहीं है वही बात है। तो मंजिल तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन सोच के देखो, क्योंकि अभी अपने समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है, या अगर परिवार वाले मान ले तो कहना है क्या है। तो इस प्रकार से हम जब शादी करते हैं तो फिर अब वो लड़की के फोन उठा नहीं रहे घर वाले, अब वो लड़की परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। वो कहेगी कि तू तो तेरे घर वालों से बात करता है, वो लड़का कहेगा तू कर ले, मैंने मना थोड़ी किया है। फिर उनमें ऐसे लड़ाई होने लग जाएगी, फिर वो बातें तलाक तक पहुंच, क्योंकि वो लड़के से अलग होगी तभी तो घर वाले उसको शरण देंगे, वरना नहीं देंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हट विवाह। इसके अंदर क्या है, कन्या को भगाकर जो है वो क्या की जाती है, शादी की जाती है। हरण हो गया, परिवीक्षा हो गया, सेवा हो गया, और हट विवाह हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये इसके अंदर आपको विवाह देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनमें अलग अलग प्रकार के ढोल बजाए जाते हैं। लिखो ढोल के प्रकार, ढोल के प्रकार अलग अलग आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, ढोल देखने को मिलते हैं बजाने हुए। तो गुरु जी किसा किसा प्रकार का ढोल मिलेगा? एक आपको मिलते हैं देवाल ढोल, एक आपको जो है वो देखने को मिलते हैं देवाल
ढोल। देवाल ढोल के बाद जो वो आप याद रखोगे, गारिया एवं बारी ढोल। गारी एवं बालिया ढोल। और एक जो आपको यहाँ ढोल देखने को मिलता है वो मारू ढोल। कौन सा ढोल मिल जाएगा? मारू ढोल। ये विपत्ति के समय बजाया जाता है। और एक मिलेगा आपको नाचनिया ढोल। ये ढोल की भी अलग अलग तान हुए मारू ढोल, नाचनिया ढोल, गारी ढोल, देवाल ढोल। देवाल ढोल की बात करें तो जब बीमारी या प्रकोप जो होता है उसको संचेत करने के लिए, जैसे कोई बीमारी आ रही है, कोई महामारी आ रही है, तो उसको संचेत करने के लिए कौन सा ढोल बजाया जाता है? देवाल ढोल। तो बीमारी या कोई प्रकोप हो गया, प्रकोप का, या प्रकोप से संचेत करने के लिए, से संचेत करने हेतु कौन सा ढोल बजाया जाता है? देवाल ढोल। गारी एवं बालिया ढोल की बात करते हैं, ये दुर्घटना या अ, दुर्घटना, कोई दुर्घटना घटित हो रही है, दुर्घटना या हमले से सचेत करने के लिए, या इसमें ये लिख सकते हो हमले से सावधान करने के लिए, सावधान करने के लिए कौन सा ढोल बजाते हैं ये लोग? गारी व बालिया। मारू ढोल या विपत्ति के समय बजाया जाता है, विपत्ति के समय बजाया जाता है। तो विपत्ति के समय बजाया जाने वाला ढोल कौन सा है? मारू ढोल। और फिर अगर नाचनिया ढोल, ये शादी विवाह मांगलिक अवसरों में बजाया जाता है। शादी व मांगलिक अवसर पर, अवसर पर जो है वो बजाया जाता है। शादी विवाह की बात करें या कोई मांगलिक अवसर की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो ढोल बजाया जाता है वो कौन सा होता है? नाचनिया ढोल। नाचनिया ढोल नाचांगा किट है, ब्याह में ही नाचांगा। याद रखना, नाचनिया शादी या मांगलिक अवसर पर। सिंपल है। ढोल के प्रकार, देवाल ढोल बीमारी या प्रकोप से संचेत करने के लिए भील बजाते हैं। गारी व बालिया ढोल दुर्घटना या हमले से सावधान करने के लिए। मारू ढोल विपत्ति के समय बजाया जाता है। और नाचनिया ढोल जो है शादी विवाह या मांगलिक अवसर के उपलक्ष्य पे जो है वो बजाया जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है। चलिए, ये आपकी जनजाति जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसका नाम है भील जनजाति। एक बार ये सारे ढोल आप जो है वो लिखे, फिर आगे अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट जनजाति। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, आप नीचे लिख लेना अलग लगा के, नतारा प्रथा भी है इनमें। कौन सी प्रथा हो जाएगी? नतारा प्रथा। नतारा प्रथा में क्या है, जो विधवा स्त्री है उससे पुनर्विवाह करना। हाँ, विधवा स्त्री से, बहुत बढ़िया। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह ही नतारा प्रथा कहलाता है। पुनर् ये नतारा प्रथा कहलाता है। ठीक है, ये कंप्लीट होगी आपकी भील। अब हम पढ़ेंगे अगली, सहरिया या ग्रासिया। सर पहले गांव वाले आएंगे, बिल्कुल भाई। ये लोग गांव गांव वालों की बात कर देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति, और बाद में पढ़ेंगे सहरिया। ठीक है, तो देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? मीणा। मीणा के बाद भील। मीणा भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। तीसरी बड़ी जनजाति है। देखो, आपको एक बात बताता हूं, एक पर्सन है ना सर्वाधिक शिक्षित, शायद ये नहीं लिखाया हुआ था। सर्वाधिक शिक्षित आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? वो मिलेगी मीणा।
आप देख लो किसी विभाग में चले जाओ, आपको मीणा अधिकारी जरूर मिलेगा एक, या मीणा का कर्मचारी जो है वो आपको जरूर मिलेगा। या किसी भी थाने में जाओ, मीणा का कांस्टेबल, एसआई, एएसआई आपको मिल जाएगा जरूर। ठीक है, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा अधिकारी हर विभाग में मीणा का मिल जाएगा। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति पूछे वो कौन हो जाएगी? मीणा। मीणा जनजाति जो है वो राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाएगी। देखो, मीणा जनजाति जो है, ये सॉरी गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं को महादेव की संतान बताते हैं। इनकी उत्पत्ति के ऊपर मत आते हैं। यह उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, इनकी इनकी उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करें, यह स्वयं को महादेव की संतान बताते हैं। महादेव की संतान बताते हैं, बताते हैं स्वयं को जो है वो महादेव की संतान बताते हैं। कौन? गरासिया जनजाति के लोग। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि इसकी उत्पत्ति गवाह शब्द से हुई है। कर्नल टोड के अनुसार क्या बताया गया? कर्नल टोड कहता है कि गरासिया शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो गवास शब्द से हुई है। गवास शब्द से इस गरासिया की उत्पत्ति बताई है। ये बात किसने बताई है? कर्नल जेम्स टोड। सर, गवास शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? गवास का अर्थ होता है सर्वेंट। गवास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सर्वेंट का। सर, सर्वेंट कौन होता है? सर्वेंट आपने नाम सुना होगा, कोई जैसे अपने बोलते हैं ना ये सर्वेंट है, यानी ये क्या है? कोई कर्मचारी हो गया, है ना, या कोई अधिकारी हो गया, कोई कर्मचारी हो गया, कोई अधिकारी हो गया। अ, अधिकारी तो नहीं कहेंगे, कर्मचारी नौकर कह देंगे, नौकर या सेवक। किसी नौकर की बात करें या कोई सेवक यानी सेवा करने वाला, उसे कर्मचारी भी अपने बोल देते हैं। तो वो उसका सर्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई कर्मचारी, कोई नौकर, कोई सेवक होता है ना, वो कहते हैं ये सर्वेंट है यहाँ, वो सर्वेंट होता है। तो गवास शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है सर्वेंट। और सर्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई, यानी इनको ये बताया कि ये कर्मचारी, नौकर और सेवक के रूप में जो है इनका काम था। ये बताया गया कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। इसके अनुसार कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल। अब इनका जो मूल स्थान माना जाता है, अब उत्पत्ति इतनी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद याद रखना है कि गरासिया जनजाति का जो मूल स्थान है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो इनके मूल स्थान की यदि हम बात करते हैं, वो प्यारो सुहापनो राजस्थान है। राजस्थान में यहां पर एक क्षेत्र है बाखर, या इसे बोलेंगे बाकर। ये कहां पर सर? ये आपको देखने को मिलेगा माउंट आबू में। यानी मुख्यतः ये जनजाति जो है वो आपको कहां देखने को मिलती है? सिरोही के अंदर। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं उनका मूल स्थान कौन सा है? बाकर या बाकर क्षेत्र, जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। और अगर पूछे गरासिया सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक, तो बात तो वही आएगी जहां मूल स्थान है वहीं सर्वाधिक होंगे। या तो आप बताओगे सिरोही, या दूसरी बात में अगर उत्तर बताओ तो दक्षिणी राजस्थान। या तो सबसे ज्यादा सिरोही में मिलेंगे, उसके बाद ये दक्षिणी राजस्थान में जो है वो आपके हर जिले में ये जनजाति देखने को मिल जाएगी। गरासिया जनजाति की बात करते हैं तो मीणा भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है। पति स्वयं को ये महादेव की संतान बताते हैं। कर्नल टोड कहता है कि इसकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। तो गवास का अर्थ होता है क्या मेरे भाई? सर्वेंट। सर्वेंट यानी कोई कर्मचारी हो गया, कर्मचारी की अगर हम बात करें, या कोई नौकर हो गया, या कोई सेवक हो गया। मूल स्थान की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा बाकर या बाखर। बाखर या बाकर जो क्षेत्र है वो कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू आपको जो है वो कहां देखने को मिलता है मेरे भाई? सिरोही में जो है वो देखने को मिलता है। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई क्या? तो ये बात हो गई गरासिया जनजाति की। अब नेक्स्ट क्लास में अपने जो है वो पढ़ेंगे गरासिया जनजाति को जो है वो समाज के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो। वो अपने पढ़ेंगे भील गरासिया, गमेती गरासिया क्या है, और इनके बारे में, इनके विवाह के प्रकार जो है वो, अभी ये जनजाति खत्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत हुई है इस जनजाति की। इस जनजाति के अंदर मैंने आपको इतनी बात जो है वो अच्छे से पढ़ा दी, बता दी। बाकी की चर्चा जो है वो करेंगे हम अगली क्लास में। बस आप एक काम करो, अभी जो करना है, देखो पीछे वाला जो है वो जरूर रिवीजन करना। ऐसे नहीं है कि आप आगे आगे बढ़ते रहो, पीछे वाले को देखो ही ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीछे वाला भी पढ़ो
और आगे वाला, दोनों को साथ और बार बार रिवाइज करो, क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे तभी आपके प्रश्न जो है वो ज्यादा सही हो पाए। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।